हाँ, तो लीगल एप्टीट्यूड वाला हम पोर्शन स्टार्ट किया था। एक क्लास हमारी हो चुकी है इसमें लीगल एप्टीट्यूड। अंशु, वो मैं आपको एक क्लास जो हो चुकी है वो मैं आपको बता दूंगा क्या हुआ है, ठीक है? हाँ, तो आगे अपना कंटिन्यू करते हैं लीगल एप्टीट्यूड के अंदर। लीगल एप्टीट्यूड के अंदर बेसिकली क्या पढ़ोगे आप? इसमें आप कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, कोर्ट्स के बारे में, लॉ के बारे में ऐसा पढ़ोगे, जनरल क्लॉजेस के बारे में पढ़ोगे, हमारी जुडिशरी सिस्टम के बारे में पढ़ोगे कि क्या है हमारा जुडिशरी सिस्टम, वो सारा आप लीगल एप्टीट्यूड के अंदर पढ़ोगे। हमेशा एक ध्यान रखना, एक टर्म आप पढ़ोगे स्टेट। वैसे स्टेट का मीनिंग क्या होता है? अगर मैं बात करूं नॉर्मल, हम स्टेट का मीनिंग क्या पढ़ते हैं बताओगे? वैसे स्टेट का मीनिंग होता है राज्य। बट अगर मैं हाँ, बट अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूं, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारा स्टेट आता है बार बार। वहां पे स्टेट का मीनिंग होता है गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट से वहां पे जो स्टेट का मीनिंग होता है वो गवर्नमेंट से होता है। अब स्टेट का मीनिंग होता क्या है, स्टेट की डेफिनेशन होती क्या है, वो बात करते हैं। विद अ फ्यू एक्सेप्शन ऑल द फंडामेंटल राइट आर अवेलेबल अगेंस्ट द स्टेट अंडर आर्टिकल 12 अनलेस द कंटेंट्स अदरवाइज रिक्वायर्ड। मतलब क्या है कि भाई हमें सारे के सारे फंडामेंटल विद अ फ्यू एक्सेप्शन, कुछ एक्सेप्शन को छोड़ के सारे के सारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो अवेलेबल है अगेंस्ट दी स्टेट। स्टेट के अगेंस्ट हमें वो फंडामेंटल राइट मिले हुए हैं। अब स्टेट का मीनिंग यहाँ पे क्या है? स्टेट का मीनिंग यहाँ पे क्या है? स्टेट मीन्स, स्टेट का मीनिंग होता है गवर्नमेंट से, सरकार। सरकार से। अब गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, स्टेट का मीनिंग होता है गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, government and legislature of each of the state, all the local authority within the territory of India or under the control of government of India। वो क्या होता है? स्टेट होता है। अगर आपसे स्टेट पूछे, लॉ के अंदर अगर आपको कोई स्टेट पूछे तो स्टेट मीन्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी जो इंडियन टेरिटरी में है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में। अब बात आती है लोकल अथॉरिटी का मीनिंग क्या होता है? लोकल अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटी क्या होता है? लोकल अथॉरिटी रेफर टू द अथॉरिटी लाइक म्युनिसिपैलिटी। म्युनिसिपैलिटी मतलब नगर पालिका। लोकल अथॉरिटी के अंदर म्युनिसिपैलिटीज आती है। म्युनिसिपैलिटीज, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, पंचायत, गांव की जो पंचायतें होती हैं, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, पोर्ट ट्रस्ट, माइनिंग सेटलमेंट बोर्ड, ये सारी क्या होती है? लोकल अथॉरिटी होती है। लोकल अथॉरिटी में क्या आता है? म्युनिसिपैलिटी आते हैं, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड आते हैं, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड आते हैं, पंचायत आती है, पंचायत। तो ये सारा किसके अंदर आता है? लोकल अथॉरिटी के अंदर आता है। कोई भी माइनिंग बोर्ड हो गया, कोई भी ट्रस्ट हो गई, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट हो गई, तो ये सारा किसके अंदर आता है? म्युनिसिपैलिटी के अंदर आता है। अब क्या है यहाँ पे, एक केस आया था, केस का नाम था क्या था? अजय हासिया वर्सेस खालिद मुजीब। ये 1981 का केस था। इसमें क्या बोला गया? एक अजय हासिया वर्सेस खालिद मुजीब का केस था। सुप्रीम कोर्ट ने बोला, सुप्रीम कोर्ट हैज यूनिकेटेड द फॉलोइंग टेस्ट फॉर डिटरमाइन वेदर एंटिटी इज एन इंस्ट्रूमेंटरी और एजेंसी ऑफ स्टेट। भाई हम कैसे डिटरमाइन करेंगे कि कोई जो डिपार्टमेंट है या कोई एंटिटी है वो गवर्नमेंट की, स्टेट की क्या है? एजेंसी है। पहले क्या होता है? पहला, इफ द एंटायर शेयर कैपिटल ऑफ द कॉर्पोरेशन, जैसे एलआईसी है, एलआईसी क्या है? एलआईसी एजेंसी है किसकी? गवर्नमेंट की। एलआईसी क्या है? एजेंसी है गवर्नमेंट, क्योंकि एलआईसी गवर्नमेंट की है। इफ द शेयर कैपिटल ऑफ द कॉर्पोरेशन इज हेल्ड बाय द गवर्नमेंट,
अगर उसकी शेयर कैपिटल जो है गवर्नमेंट ने हेल्ड कर रखी है, इट वुड go a long way toward indicating that the corporation is an instrumentally or agency of the government. जैसे LIC है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, रेलवे है, ये क्या है? ये गवर्नमेंट के कॉर्पोरेशन है, ये गवर्नमेंट की कॉर्पोरेशन है। और ये क्या करती है? ये इनके अंदर गवर्नमेंट जो है हमारी शेयर कैपिटल होल्ड करती है। सारी की सारी शेयर कैपिटल मोस्टली कौन होल्ड करती है? गवर्नमेंट होल्ड करती है। तो हम मान के चलेंगे ये क्या है? गवर्नमेंट के एजेंसी, ये गवर्नमेंट के बिहाफ पे काम करते हैं। उसके बाद वेयर द फाइनेंशियल असिस्टेंट ऑफ द स्टेट इज मच हैज टू मीट ऑलमोस्ट द एंटायर एक्सपेंडिचर ऑफ द कॉर्पोरेशन, इट वुड अफोर्ड सम इंडिकेशन ऑफ द कॉर्पोरेशन बीइंग इमिग्रेटेड विद द गवर्नमेंट करेक्टर्स। कि जहां पे ये कहना चाह रहा है कि जितने भी फाइनेंशियल असिस्टेंस है, कि जितना भी फाइनेंशियल असिस्टेंट है गवर्नमेंट की, इज सो मच हैज टू मीट एंटायर एक्सपेंडिचर ऑफ द कॉर्पोरेशन। भाई जितना भी इन LIC का, रेलवे का खर्चा होता है, इसको कौन उठाता है? इनको कौन मदद करता है? इनको गवर्नमेंट मदद करती है। ये गवर्नमेंट के होते हैं। तो हम मान के चलेंगे कि ये भी क्या है? एक इंडिकेशन होती है कि जो ये है ये गवर्नमेंट करेक्टर की है। ये क्या है? ये गवर्नमेंट है। समझ आ गई? कोई भी आप कैसे पता करते हो कि भाई ये गवर्नमेंट कंपनी है या ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है? कैसे पता चलता है? आप पता करते हो ना कि भाई हाँ यहाँ पे गवर्नमेंट काम करती है। गवर्नमेंट कैसे काम करती है? यहाँ पे गवर्नमेंट का कंट्रोल है। गवर्नमेंट स्कूल को आप गवर्नमेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि वहां पे किसका कंट्रोल होता है? गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। गवर्नमेंट स्कूल को चलाने का खर्चा कौन देता है? गवर्नमेंट देती है। तो तभी करके हम उसको गवर्नमेंट बोलते हैं। Whether the corporation enjoy monopoly status which is conferred or protected by the state। अगर भाई किसी गवर्नमेंट ने, मान लो कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल है और वो अच्छे से काम करता है, गवर्नमेंट ने उसको क्या कर रखा है? प्रोटेक्ट कर रखा है, उसको एक स्टेटस दे रखा है, तो वो भी हम बोलेंगे कि ये क्या है? एजेंसी है। किसकी? गवर्नमेंट की। एग्जिस्टेंस ऑफ डीप एंड pervasive state control may afford an indication that the corporation is a state agency of instrumentally। तो ये कहना चाह रहा है कि जहां पर स्टेट क्या करती है? कंट्रोल करती है। जहां पे गवर्नमेंट कंट्रोल करती है किसी कॉर्पोरेशन के ऊपर, तो हम मान के चलेंगे कि वो कॉर्पोरेशन क्या है? गवर्नमेंट की एजेंसी है। तो ये कुछ क्या होते हैं? इंडिकेशंस होती हैं जिससे हमें पता चलता है कि कोई कॉर्पोरेशन, कोई डिपार्टमेंट गवर्नमेंट क्या कंट्रोल में है या नहीं है, वो गवर्नमेंट के लिए काम करता है या नहीं करता, ऐसे ही पता चलता है। इफ द फंक्शन ऑफ द कॉर्पोरेशन आर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस एंड क्लोजली रिलेटेड टू द गवर्नमेंट फंक्शन, it would be relevant factor in classifying a corporation as an instrumentally or agency of the government। भाई अगर कोई कॉर्पोरेशन है, कोई कंपनी है, कोई कॉर्पोरेशन है, कोई डिपार्टमेंट है, अगर वो क्या काम करता है? वो पब्लिक के लिए काम करता है। पब्लिक के लिए अगर उसके काम गवर्नमेंट से रिलेटेड है, तो हम मान के चलेंगे कि ये क्या है? एजेंसी है। किसकी? गवर्नमेंट की। समझ आ गई? यस सर। ओके। ये चीजें होती हैं कि भाई आपको पता चलता है कि स्टेट, अब स्टेट का मीनिंग पता चल गया आपको, स्टेट होती क्या है? यस सर। ओके। और ये भी पता चल गया कि भाई लोकल अथॉरिटी क्या होती है? यस सर। हाँ। और यस सर। एक कॉर्पोरेशन को हम कब कहेंगे कि भाई ये स्टेट की एजेंसी है या स्टेट की ये क्या है, इसके अंदर स्टेट कंट्रोल करती है? कि जहां पर ये काम किससे रिलेटेड करती है? गवर्नमेंट से रिलेटेड करती है। जहां पर सारी शेयर कैपिटल कॉर्पोरेशन की गवर्नमेंट होल्ड करती है। जहां पर गवर्नमेंट ने उसको कोई राइट दे रखा है, कोई मोनोपोली का राइट दे रखा है, तो मान के चलेंगे ये सारा क्या है? ये गवर्नमेंट के अंदर है, ये स्टेट की क्या है? एजेंसी है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। जस्टिफिएबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट, जस्टिफिएबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स। अब बात करते हैं आर्टिकल 13 गिव द टीथ टू द फंडामेंटल राइट। ये कहना चाह रहा है जो आर्टिकल 13 है वो फंडामेंटल राइट को एक तरह से क्या देता है? टीथ देता है। इट ले डाउन द रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन इन रिगार्ड टू द लॉ
इनकंसिस्टेंट और इन डेरोगेशन टू द फंडामेंटल राइट। ये क्या देता है, आर्टिकल 13 के अंदर फंडामेंटल राइट्स को, मतलब कोई भी चीज अगर मान लो फंडामेंटल राइट में कुछ लिखा है, फंडामेंटल राइट हमने पढ़े थे एक बार दोबारा से हम ध्यान दे देते हैं, हमारे कितने फंडामेंटल राइट होते हैं हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। ये हमारे फंडामेंटल राइट होता है। भारत का संविधान हमें कुछ मौलिक अधिकार देता है, हमें कुछ मौलिक अधिकार मिले हुए हैं अपने संविधान के द्वारा, और वो संविधान के द्वारा हमें कौन कौन से अधिकार मिले हुए हैं। पहला, राइट टू इक्वलिटी, मतलब समानता का अधिकार, समानता का अधिकार। दूसरा हमें अधिकार मिला हुआ है घूमने फिरने का अधिकार, घूमने फिरने का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। तीसरा हमें मिला हुआ है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, शोषण के खिलाफ अधिकार, शोषण के खिलाफ। एक्सप्लॉइटेशन का मीनिंग होता है शोषण। भाई आपके साथ अगर कोई बुरा कर रहा है, शोषण के खिलाफ आप आवाज उठा सकते हो, शोषण के खिलाफ आपका अधिकार। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्मनिरपेक्षता का अधिकार, आप कोई भी धर्म अपना सकते हो, आप कोई भी धर्म अपना सकते हो। कल्चरल एंड एजुकेशन, भाई शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, आप आराम से एजुकेशन ले सकते हो। और आपको कॉन्स्टिट्यूशन, न्याय का अधिकार, न्याय का अधिकार, आपको न्याय लेने का अधिकार है। तो ये कुछ मौलिक अधिकार हमें, इसको मौलिक अधिकार बोलते हैं, इसको इंग्लिश में फंडामेंटल राइट और हिंदी में मौलिक अधिकार बोला जाता है। मौलिक अधिकार ये हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं जो हमें भारत का संविधान देता है, भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये जो ये अधिकार हमें कॉन्स्टिट्यूशन से मिले हुए हैं। तो कई बार कुछ क्या होता है कि कुछ किसी दूसरे लॉ में कोई चीज लिखी होती है जो क्या करती है, इन अधिकारों के साथ कॉन्ट्राडिक्ट करती है, मतलब इन अधिकारों के साथ मैच नहीं होती। लॉ अपनी बात कुछ और कहता है और फंडामेंटल राइट कुछ और बोलते हैं। तो उस केस में क्या होगा, जो आर्टिकल 13 है वो क्या देता है, वो रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन देता है। वो एक इंटरप्रिटेशन, मतलब इंटरप्रिटेशन का मतलब कि भाई फिर हम अगर फंडामेंटल राइट में, फंडामेंटल राइट्स और किसी दूसरे लॉ में कोई क्या आ जाए, मतभेद आ जाए, कॉन्ट्राडिक्शन आ जाए, कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन मतलब मतभेद, भाई दोनों में मतभेद आ जाए, इसमें कुछ और लिखा है, इसमें कुछ और लिखा है, दोनों अपनी अलग अलग बात है, एक दूसरे के खिलाफ है। तो उस केस में जो आर्टिकल 13 है वो क्या देता है, वो रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन देता है। आर्टिकल 13 हमें बताता है कि भाई क्या होगा। अब बात करते हैं एग्जिस्टिंग लॉ की। एग्जिस्टिंग लॉ, आर्टिकल 13 relate to the law already existed in force, law which were in force before the commencement of the constitution. Declaration by the court of their invalidity, however, will be necessary before they can be disregarded and declare that pre-constitutional law are void to the extent to which they are inconsistent with the fundamental rights. अगर मान लो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना था, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब बना बताओगे? रिपब्लिक डे मनाया जाता है, रिपब्लिक, संविधान कब लागू हुआ था, हमारा संविधान कब लागू हुआ था? संविधान कब लागू हुआ था? रिपब्लिक डे हम कब मनाते हैं बताओगे? हमारा जो संविधान जो हमारा 26 जनवरी को बनाते हैं ना सर। हाँ, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो बना था वो बना था, वो 1950 में बना था। हाँ, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 1915 में वो नवंबर 50 में बना, नवंबर 1950 1949 के अंदर तो ये बना था। और ये एप्लीकेबल कब हुआ था? 1949 एप्लीकेबल कब हुआ था ये? और लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 में, 1950 26 26 जनवरी जनवरी 1950 के अंदर, है ना? 1950। हाँ,
इससे पहले ये कहना चाह रहा है, पहले ये पॉइंट पढ़ना। हाँ। आर्टिकल 13 एग्जिस्टिंग लॉ क्या कह रहा है। एग्जिस्टिंग लॉ भाई 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। संविधान लागू होने से पहले जो भी लॉ थे, है ना, लॉ जो भी थे, उन लॉ के अंदर कुछ ऐसा अगर लिखा था जो हमारे संविधान के खिलाफ थे, कुछ भी ऐसा लिखा था जो हमारे फंडामेंटल राइट्स, जो हमारे मौलिक अधिकार के खिलाफ कोई भी चीजें अगर ऐसी हो, तो फिर वो सारे लॉ क्या होंगे, वॉइड होंगे, वो इनवैलिड माने जाएंगे। अगर कोई ऐसी चीज है एग्जिस्टिंग लॉ की, अगर मैं बात करूं, मान लो एग्जिस्टिंग लॉ जो कॉन्स्टिट्यूशन के लागू होने से पहले बने थे, है ना, एग्जिस्टिंग लॉ, एग्जिस्टिंग लॉ में और फंडामेंटल राइट्स में, एग्जिस्टिंग लॉ में और फंडामेंटल राइट में अगर मतभेद आ जाए कि भाई फंडामेंटल राइट में कुछ और लिखा है, देखो मान लो एग्जिस्टिंग लॉ में लिखा है कि भाई इस कैटेगरी के पर्सन को शिक्षा का अधिकार नहीं है, मान लो ये लिखा था, बट फंडामेंटल तो राइट ये कहता है कि भारत के हर सिटीजन को शिक्षा का अधिकार है। तो इस केस में कौन से वाला लागू होगा, किस वाले को हम ज्यादा वो देंगे, किस वाले को प्राथमिकता देंगे? फंडामेंटल राइट्स, हमारे फंडामेंटल राइट्स को हम प्राथमिकता देंगे। एग्जिस्ट आर्टिकल 13 बोलता है कि भाई अगर इस तरह से कोई कॉन्ट्राडिक्शन आ जाए तो एग्जिस्टिंग लॉ जो था ये वॉइड होगा, ये एप्लीकेबल नहीं माना जाएगा, ये वॉइड माना जाएगा, ये इनवैलिड माना जाएगा हमारा फंडामेंटल राइट, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो है सबसे सुप्रीम है, कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर है, संविधान सबसे ऊपर है, संविधान से लॉ बनते हैं, जितने भी लॉ बनते हैं वो संविधान से बनते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। यस सर। हाँ, आगे बढ़ते हैं। फ्यूचर लॉ, फ्यूचर लॉ की बात करते हैं। ये तो लॉ, एग्जिस्टिंग लॉ, ये तो बात होगी वो सारे लॉ, ये बात होगी उन लॉ की, वो सारे लॉ जो जो कॉन्स्टिट्यूशन से पहले बने हैं, संविधान के लागू होने से पहले बने हैं, संविधान से पहले बने थे। अब आते हैं फ्यूचर के लॉ। फ्यूचर लॉ आर्टिकल 13 आर्टिकल 13 रिलेट टू द फ्यूचर लॉ, लॉ जो बने हैं किसके बाद बने हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के बाद बने हैं। फ्यूचर लॉ वो लॉ जो संविधान के लागू होने के बाद बने, संविधान के बाद बने हैं। अब ये कहना चाह रहा है फ्यूचर लॉ रिलेट टू द, जो आर्टिकल 13 है वो रिलेट करता है फ्यूचर लॉ से, जो लॉ बने हैं किसके बाद, कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन कम इनटू फोर्स, द स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ which take away or abridge the right conferred by the part 3, and if such a law is made it shall be void to the extent to which it curtail any such right। ये कहना चाह रहा है कि भाई संविधान के लागू होने के बाद जो भी लॉ बने वो हमारे मौलिक अधिकारों को क्या नहीं कर सकते, खत्म नहीं कर सकते। ऐसे लॉ हमारे मौलिक अधिकारों को खत्म नहीं कर सकते। अगर ऐसा किसी लॉ के अंदर मिला हुआ पाया गया तो वो लॉ क्या माना जाएगा, वॉइड माना जाएगा, वो लॉ माना ही नहीं जाएगा, वो वॉइड माना जाएगा। समझ आ गई भाई? कुछ भी ऐसा लॉ नहीं बन सकता जो हमारे मौलिक अधिकारों को अफेक्ट कर सके, हमारे फंडामेंटल राइट्स को हार्म कर सके। क्लियर है? समझ आ गई यहां तक? कोई डाउट? यशु, अंशु? यस सर। हाँ हाँ सर। ओके यस सर। ओके 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 ओके। अब क्या पढ़ते हैं, लॉ क्या होता है, लॉ की डेफिनेशन क्या होती है, लॉ। अब लॉ में क्या आता है, द वर्ड लॉ अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन गिवन इन आर्टिकल 13 इटसेल्फ इंक्लूड, लॉ के अंदर क्या आता है, लॉ के अंदर आता है ऑर्डिनेंस,
ऑर्डिनेंस। ऑर्डर, गवर्नमेंट का कोई ऑर्डर आ गया वो भी लॉ होता है। गवर्नमेंट ने कोई रूल्स बना दिया वो भी लॉ होता है। गवर्नमेंट ने कोई रेगुलेशन बना दिया वो भी लॉ होता है। कोई नोटिफिकेशन निकाली वो भी लॉ का पार्ट होता है। ये सारे का सारा क्या होता है, लॉ होता है। लॉ के अंदर क्या क्या आता है, लॉ के अंदर जब हम लॉ को पढ़ते हैं, बिल्कुल ध्यान रख लो ये बात को, अगर आपसे कोई पूछे कि क्या आपको कंपनी लॉ का पता है, क्या आपको कंपनी लॉ आता है, जब तक आपको लॉ के अंदर, लिख लो ये बात, लॉ के अंदर क्या क्या चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी। लॉ के अंदर आपको क्या क्या चीजें पढ़नी पड़ेगी। लॉ के अंदर सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा एक्ट। लॉ के अंदर आपको पढ़ना पड़ेगा सेक्शन, सेक्शन आपको पढ़ना पड़ेगा रूल, आपको पढ़ना पड़ेगा रेगुलेशन, कोई आपको पढ़ना पड़ेगा कोई नोटिफिकेशन, सर्कुलर, इन सारी चीजों से मिलके क्या है, लॉ बना है। कोई ऑर्डर गवर्नमेंट का, इन सारी चीजों से मिलके क्या बना है, लॉ बना हुआ है। अगर आपसे कोई पूछे कि लॉ क्या होता है, लॉ इंक्लूड्स ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, रूल्स, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, कस्टम, सारी चीजें क्या होती हैं, लॉ के अंदर कवर होके ऊपर चलती है। समझ आ गए? लॉल। कब? यस सर। सर नोटिफिकेशन। हाँ, नोटिफिकेशन भी। अब मैं बताता हूँ आपको, एक बार मैं यहीं से सर आपको, क्या है नोटिफिकेशन? हाँ मैं आपको ना समझा देता हूँ सारा। आप लो कैसे पढ़ोगे, लो को पढ़ने का एक तरीका होता है। लो के अंदर अगर आप मान लो, लो क्या होता है कि एक्ट पढ़ रहे हो आप, जैसे कंपनीज एक्ट पढ़ रहे हो, आगे आप कंपनीज एक्ट पढ़ोगे, कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट जब पढ़ोगे, सबसे पहले होता है सेक्शन। इसको नोट कर लेना, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि लो को पढ़ना कैसे है। सबसे पहले होता है सेक्शन। सेक्शन हमें बताता है, सेक्शन हमें बताता है कि किसी मैटर को कैसे, मतलब किसी मैटर पर हम पर किस तरह से कोई, मतलब क्या होता है कि सेक्शन के अंदर किसी मैटर को बताया होता है कि भाई इस मैटर को लेके आपको क्या करना पड़ेगा। भाई सेक्शन के अंदर हमें बताया गया होता है कि किसी मैटर को, लेकर क्या करना पड़ेगा, किसी मैटर को, मतलब कंपनीज एक्ट के अंदर ये बता रखा है कि हमें कंपनी बनानी है, तो भाई सेक्शन में हमें बता रखा होगा कि भाई ये हमें बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा। रूल हमें बताता है प्रोसीजर, कैसे करना पड़ेगा। प्रोसीजर, भाई ऊपर तो बता दिया कि इस मैटर के लिए आप पे ये सेक्शन अप्लाई होगा, आपको ये करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा उसका प्रोसीजर बताया गया होता है। रूल के अंदर पूरा प्रोसीजर बताया गया होता है। सेक्शन के अंदर एक मैटर बताया गया होता है कि भाई इस मैटर को लेके ये सेक्शन लगेगा, और उस मैटर को, उस सेक्शन के ऊपर जो कंप्लायंस बता रखे हैं, उस सेक्शन में जो कंप्लायंस बता रखे हैं उनको पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वो रूल के अंदर बताया गया होता है। रूल्स में बता दिया या रेगुलेशन में बता दिया। रेगुलेशन, मान लो लॉ के अंदर आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही, कुछ लिखा हुआ है बट किसी को समझ नहीं आ रहा, फिर आप पूछते हो गवर्नमेंट से कि जो ये लिखा हुआ है इसका हमें मीनिंग बताइए, आप मिनिस्ट्री से पूछते हो। तो फिर जब उसके रिगार्डिंग, लॉ के रिगार्डिंग जो क्लैरिफिकेशन आती है वो आती है सर्कुलर के अंदर। किसी प्रोविजन के रिगार्डिंग
किसी प्रोविजन के रिगार्डिंग जो क्लैरिफिकेशन देनी होती है, मतलब आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही थी और आपने मिनिस्ट्री से पूछा, मिनिस्ट्री ने एक सर्कुलर निकाला और उसको समझाया कि भाई ये ऐसे होगा। अगर कोई गवर्नमेंट ने लॉ के अंदर कोई चेंज किया है, तो चेंज करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, या कुछ ऐड ऑन किया है, उसके लिए करती है नोटिफिकेशन इशू। लॉ के लिए, लॉ में चेंज करने के लिए गवर्नमेंट क्या इशू करती है, नोटिफिकेशन। कि नोटिफिकेशन से कुछ चेंज करना हो तो वो नोटिफिकेशन से आता है। समझ आ गई? यस सर। हाँ। और एकदम से मान लो कोई ऐसी सिचुएशन आई कि कुछ एकदम से इमरजेंसी में कुछ करना पड़ा, तो उससे आता है ऑर्डर, गवर्नमेंट का ऑर्डर पास किया गवर्नमेंट ने एकदम से। तो ये कई कई चीजें होती हैं जो हमें देखनी पड़ती है, सेक्शन में क्या लिखा है, रूल में क्या लिखा है, हमें ये भी देखना पड़ता है कि क्या कोई नोटिफिकेशन आई है या नहीं आई, कि कहीं कोई चेंज तो नहीं आ गया, कोई सर्कुलर तो नहीं आया, कोई ऑर्डर तो नहीं निकल गया। तो ये सारी चीजें हमें पढ़नी पड़ती है। सेक्शन हमें बताता है कि एक मैटर, किसी मैटर को बताता है कि भाई इस मैटर को क्या क्या कंप्लाइंस होगा, मैटर का क्या कंप्लाइंस होगा। रूल हमें बताता है कैसे होगा, रूल्स और रेगुलेशन हमें बताते हैं प्रोसीजर। और उससे आगे एक सर्कुलर हमें बताता है कि भाई अगर हमें कोई चीज समझ नहीं आ रही तो उसकी क्लैरिफिकेशन देता है। नोटिफिकेशन बताती है कि भाई कुछ नया चेंज आया है या नहीं आया। और ऑर्डर, कोई इमरजेंसी सिचुएशन में भाई कोई चीज पे कोई वो करना है, स्टे लगानी है, कोई रेगुलेट करना है एकदम से, तो उसके लिए आता है ऑर्डर। समझ आ गई? यस सर। हाँ। यशु क्लियर है? अंशु क्लियर है? यस सर। ओके। अब आगे यस बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। हमारे पास आता है राइट टू इक्वालिटी। अब इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी के अंदर भी काफी सारी चीजें होती हैं भाई। समानता का अधिकार, समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी होता है समानता का अधिकार। असमानता किन चीजों में होनी चाहिए, इक्वालिटी किन चीजों में होनी चाहिए भाई? कानून के आगे सभी क्या है, कानून के आगे सभी इक्वल है। कानून किसी अमीर गरीब को नहीं देखेगा, कानून किसी जाति धर्म को नहीं देखेगा। कानून के आगे सभी क्या है, इक्वल है, इक्वल है। इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ। उसके बाद क्या है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और बर्थ ऑफ, प्लेस ऑफ बर्थ। आप जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, आप लिंग के आधार पर, या फिर आप जन्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करोगे, भेदभाव नहीं करोगे। समझ आ गई? यस सर। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। भाई क्या है, जो रोजगार निकलता है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के रोजगार है, भाई सबको इक्वली क्या मिलना चाहिए, चांस मिलना चाहिए, सबको समानता होनी चाहिए, सबको इक्वलिटी क्या होनी चाहिए, चांस मिलना चाहिए। अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत को खत्म करना। अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत, छुआछूत को खत्म करना। पहले छुआछूत हुआ करती थी ना, छुआछूत को खत्म करना। हाँ ये। एबुलेशन ऑफ टाइटल, टाइटल मतलब, टाइटल क्या हो गया कि जैसे पहले क्या होते थे, बड़े बड़े जमींदार हुआ करते थे, लैंडलॉर्ड हुआ करते थे, जो क्या करते थे, गरीबों को बेचारों को परेशान करते रहते थे, टाइटल्स। तो इसको भी, इस टाइटल वाले चीज को भी खत्म करना। टाइटल मतलब उपाधि वाली, किसी को कोई उपाधि दे दी जाती थी बिना बात की, कुछ भी, जो क्या करता था, गरीबों को वो करता था वो। जैसे बड़े बड़े पहले जमींदार हुआ करते थे, या लाला हुआ करते थे, सेठ हुआ करते थे, जो क्या करते थे, शोषण करते थे किनका, गरीबों का। तो उनको भी वो पूंजीपति, पूंजीपति होता है ये, इनको ही होता है पूंजीपति, इनको भी क्या करना, खत्म करना। ये भी क्या करना, पूंजीपति जो व्यवस्था होती थी
उसको भी क्या करना, खत्म करना। तो राइट ऑफ इक्वालिटी समझ आ गया, क्या क्या राइट टू इक्वालिटी के अंदर हमें क्या क्या राइट्स मिलेंगे, समझ आ गया। Yes, sir. हाँ, दो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का अगर मैं बात करूं, आर्टिकल 14 से लेके 18 तक है, लिख लेना। वो बात करता है राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी। आर्टिकल Sir, 14 से, yes, हेलो, हाँ जी, कुछ कह रहे हो? yes, sir. हाँ, No, sir. आर्टिकल 14 से लेके 18 तक जो जो बात करता है वो किसके बारे में बात करता है, वो राइट टू इक्वालिटी के बारे में बात करता है। राइट टू इक्वालिटी के अंदर हमने पढ़ा, मैं ज्यादा डिटेल में आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि आपका ओएमआर बेस है और ज्यादा पढ़ने का फायदा भी नहीं है। आपने यहाँ से ये डायग्राम पढ़ लिया, दिस इज एनफ, कि भाई आपको पता चल गया कि मेरे राइट टू इक्वालिटी के अंदर कौन कौन से राइट आते हैं। आपसे ओएमआर में पूछ सकते हैं, बताओ राइट टू इक्वालिटी में क्या क्या कवर होता है, तो आपको पता होना चाहिए। समझ आ गई अंशु? समझ आ गई अंशु? Yes, sir. आगे बढ़ते हैं। जैसे ये बता रखा है आपको, आर्टिकल 15 कहता है कि आप भेदभाव नहीं करोगे। किन किन ग्राउंड्स पे आप भेदभाव नहीं करोगे? आप जाति के आधार पर, आप धर्म के आधार पर, आप कास्ट के आधार पर, आप सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, इनमें से किसी भी आधार पर आप किसी के साथ भेदभाव नहीं करोगे। आर्टिकल 15 lay down that no citizen shall be subject to any disability, restriction or condition with regard to access to shop, public restaurant, hotels, place of public and entertainment, or the use of well, tanks, bathing ghats, road and place of public resort maintained wholly or partially out of the state fund or dedicated to the use of the general public। पुराने टाइम में क्या हुआ करता था, जो छोटी जाति वाले लोग हुआ करते थे, छोटी जाति वाले लोग को, जिनको क्या कहते थे, जिनको वो कहते थे, मतलब छोटी, जिनको शूद्र कहते थे, शूद्र कुछ हुआ करते थे वो, हाँ, उनको क्या कहा जाता था, उनको बोला जाता था कि ना तो आप हमारे मंदिरों में आओगे, ना आप हमारे जिस रास्ते से हम जाते हैं उस रास्ते से जाओगे, ना आप हमारे कुओं में से पानी निकालोगे, ना आप हमारी किसी दुकान से सामान लोगे। उनको किसी भी पब्लिक प्लेस पे जाने की, जिनमें बड़े लोग, जैसे बड़े लोग हुआ करते थे, जैसे जो ऊंची जाति के लोग हुआ करते थे, वो वहां पर जो ऊंची जाति के लोग जहाँ जाते थे, छोटी जाति वाले लोगों को वहां जाना पुराने टाइम में अलाउ नहीं हुआ करता था। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के आने से, हमारे संविधान के आने से ये सारी चीजें खत्म हो गई, हमें राइट टू इक्वालिटी मिला। और राइट टू इक्वालिटी में साफ साफ लिखा गया, भाई इंडिया के किसी भी सिटीजन को किसी भी तरह से रोका नहीं जाएगा। आज आप कभी भी किसी भी शॉप में जा सकते हो, किसी भी रेस्टोरेंट में जा सकते हो, आपसे आपकी कोई जाति नहीं पूछता, आपसे आपकी कोई ये नहीं पूछता कि आपकी जाति के हो, आप इस जाति के हो तो आप यहाँ पे नहीं बैठोगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सबके लिए बराबर है। आप किसी भी शॉप में जाके, किसी भी रेस्टोरेंट में जाके, किसी भी होटल में जाके, किसी भी सिनेमा घर में जाके मूवी देख सकते हो। आप किसी भी पानी, किसी भी टैंक से, किसी भी टैब से, किसी भी पब्लिक रिसोर्ट से, किसी भी पब्लिक टॉयलेट में जाके आप उसका यूज कर सकते हो। लेकिन पुराने टाइम में ऐसा नहीं था। समझ आ गई? Yes. आर्टिकल 15 सब आर्टिकल 3 and article 15 clause 4 and article 15(5) and article 15(6) create certain exception to the right guaranteed by the article 1 and 2 under the article 3 the state can make special provision for women and children। ये कहना चाह रहा है कि भाई जो राइट टू इक्वालिटी दिया गया है ना, राइट टू इक्वालिटी की एक एक्सेप्शन है, एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? गवर्नमेंट जो है महिलाओं के लिए, चिल्ड्रन और बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए अलग से स्पेशल प्रोविजन बना सकती है। भाई जैसे हम जाते हैं किसी भी पब्लिक रेस्टोरेंट में चले जाएं, किसी भी पब्लिक जगहों पे चले जाएं, किसी भी पब्लिक उसमें चले जाएं,
वहां पे लिखा होता है ना, आप किसी पब्लिक बस में चले जाओ, वहां पे लिखा होता है ना कि ये सीट रिजर्व है, किसके लिए? वुमेन के लिए। वुमेन के लिए ये सीट रिजर्व है, ये बच्चों के लिए ये सीट रिजर्व है। ये बच्चों की जो एज 3 साल से लेके 12 साल के बच्चे हैं, उनकी जो टिकट है वो हाफ लगेगी। होता है ना ऐसे। तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए अलग से स्पेशल प्रोविजन बना के चल सकती है। क्लियर है? उससे फंडामेंटल राइट की वो नहीं कहते कि भाई इससे राइट टू इक्वालिटी की एक एक्सेप्शन होती है, एक्सेप्शन दे रखी है आर्टिकल 15 के अंदर। आर्टिकल 15 के अंदर एक्सेप्शन दे रखी है, और एक्सेप्शन क्या है कि भाई महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए स्पेशल प्रोविजन बन सकते हैं। तो उसको ये नहीं कहेंगे कि भाई इससे पुरुषों के वो अधिकार हैम्पर हो रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। उसके बाद क्या कर सकते हैं हम आगे, आर्टिकल 15 क्लोज 4 परमिट द स्टेट टू मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास सिटीजन, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स। भाई जो एससी है, जो एसटी है, या जो ऐसे हैं जो एजुकेशनली बैकवर्ड है, मतलब ये कह लो कि ओबीसी बैकवर्ड क्लासेस, इनके लिए ओबीसी हो गया, एससी हो गया, एसटी हो गया, इनके लिए गवर्नमेंट क्या कर सकती है, अलग से स्पेशल प्रोविजन बना सकती है। ये भी क्या है, राइट टू इक्वालिटी की एक्सेप्शन है। राइट टू इक्वालिटी की क्या है, ये एक्सेप्शन है। समझ आ गई? अब एससी एसटी राइट टू इक्वालिटी की एक्सेप्शन है। अब एससी एसटी ओबीसी के लिए अलग अलग प्रोविजन बने होते हैं ना, उनको रिजर्वेशन मिलती है। तो ये भी संविधान ने उनको क्या दे रखा है, राइट दे रखा है। संविधान से उनको क्या मिला हुआ है, राइट मिला हुआ है। समझ आ गई? कोई डाउट? यशु, अंशु, कोई डाउट? No, sir. यस सर। ओके, अब आगे बात करते नहीं हैं। सर। देखो, आर्टिकल 15 सब आर्टिकल 3 के अंदर जो एक्सेप्शन है, जो स्पेशल प्रोविजन है, वो किसके लिए है? वुमेन के लिए एंड चिल्ड्रन के लिए। आर्टिकल 15 और आर्टिकल 4 के अंदर, सब आर्टिकल 4 जो क्लोज 4 है उसके अंदर किसके लिए है एक्सेप्शन, स्पेशल प्रोविजन किसके लिए बन सकते हैं? एससी एसटी सर ये ओबीसी, है ना? ये बताता है कि भाई ये स्पेशल प्रोविजन बन सकते हैं इनके लिए। इससे हम ये नहीं कहेंगे कि राइट टू इक्वालिटी क्या हो रहा है, वो हो रहा है, अफेक्ट हो रहा है, नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन ही हमें ये राइट देता है। आगे बात करते हैं आर्टिकल 15 क्लोज 5, इंसर्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय द कॉन्स्टिट्यूशन 93 अमेंडमेंट। 93rd अमेंडमेंट हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन की, और ये तब जाके डला था 2005 में। इसमें क्या लिखा हुआ था, परमिट द स्टेट, स्टेट का मीनिंग क्या है यहाँ पे, स्टेट का मीनिंग क्या है, स्टेट का मीनिंग बताओगे क्या है यहाँ पे? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट। स्टेट का मीनिंग यहाँ पे गवर्नमेंट से है। ये क्या कह रहा है, आर्टिकल 15 क्लोज 5 ये कह रहा है, गवर्नमेंट था ना जो वहाँ पे पीछे तो। हाँ भाई गवर्नमेंट को तो परमिट करता है। गवर्नमेंट नहीं होगा क्या? हाँ स्टेट का मीनिंग तो गवर्नमेंट ही होगा ना। हाँ हाँ गवर्नमेंट। भाई जो आर्टिकल का 15 क्लोज है हमारा, 15 जो ये आर्टिकल 15 का गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। जो 5वां क्लोज है, तो ये क्या करता है, ये गवर्नमेंट को परमिट करता है, गवर्नमेंट को ये अधिकार देता है कि भाई आप स्पेशल प्रोविजन बना सकते हो। किसके लिए आप प्रोविजन बना सकते हो? आप एडवांसमेंट ऑफ सोशली सर एजुकेशनल। नेटवर्क इशू है क्या आपके यहाँ पे? हाँ हेलो। हाँ हेलो अंशु, मेरी आवाज आ रही है आपको? अंशु, मेरी आवाज क्लियर है आपको? Yes, sir. यशु, हाँ, तो जो आर्टिकल है, आर्टिकल का 15 सब आर्टिकल जो ये क्लोज है 5,
ये गवर्नमेंट को क्या करता है, परमिट करता है कि भाई आप स्पेशल प्रोविजन बना सकते हो। किनके लिए स्पेशल प्रोविजन बना सकते हो? जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है और शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है। इन सो फार हैज सच स्पेशल प्रोविजन रिलेट टू देयर एडमिशन टू द educational institution including private educational institution whether aided or unaided by the state other than the minority educational institution referred to in the clause 1 article 13। ये कहना चाह रहा है 2005 के अंदर एक अलग से कॉन्स्टिट्यूशन में क्लोज डाला था आर्टिकल 15 के अंदर। उन्होंने बोला था कि भाई ओबीसी को, एससी को, एसटी को अगर उनको किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेना है तो उनके लिए अलग से प्रोविजन, स्पेशल प्रोविजन बनाए जाएंगे। उनको रिजर्वेशन मिलती है, उनकी फीस भी कम लगती है, आधी फीस लगती है, ये कहीं कहीं पे तो फीस लगती भी नहीं है। तो भाई ये भी स्पेशल प्रोविजन बनाया गया था 2005। समझ आ गई? क्लियर है? Yes, sir. कोई डाउट? Yes, sir. अब बात करते हैं आगे। फर्दर आर्टिकल 15 क्लोज 6 इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय द कॉन्स्टिट्यूशन 103rd अमेंडमेंट, 103rd अमेंडमेंट हुई थी। उसमें क्या किया गया था? उसमें क्या किया गया था बात करते हैं। फर्दर आर्टिकल 15 क्लोज 6 इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें क्या किया गया था? इसमें गवर्नमेंट को रोका गया था फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एनी इकोनॉमिक वीकर सेशन। ईडब्ल्यूएस जो होते हैं ना, इकोनॉमिक वीकर सेशन होते हैं, भाई गवर्नमेंट उनके रिगार्डिंग क्या नहीं कर सकती, कोई स्पेशल प्रोविजन नहीं बना सकती। इसमें प्रिवेंट किया गया था ऑफ द सिटीजन अदर देन द क्लास मेंशन इन द क्लोज 4 and 5। बस ऊपर वाली क्लास को छोड़ के, ऊपर वाली क्लास कौन सी थी? ओबीसी, एससी, SS, एसटी। ST. इनको छोड़ के बाकी जो गवर्नमेंट है उनको क्या किया गया था? रोका गया था कि भाई आप कोई स्पेशल प्रोविजन नहीं बना सकते। किसके लिए? इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन कौन से होते हैं? जो इकोनॉमिकली वीक होते हैं या फिर जो एक तरह से फिजिकली हैंडीकैप होते हैं, वो लोग। एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एनी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ऑफ सिटीजन अदर देन द क्लास मेंशन इन द क्लोज 4 and 5 insofar has such special provision relate to their admission to the educational institution including private educational institution whether aided or unaided by the state other than the minority education institution referred to in clause 1 of article 30, which in case of reservation would be in addition to the existing reservation and subject to maximum of 10% of the total seat in the each category। भाई ये कहना चाह रहा है कि वैसे तो सिर्फ गवर्नमेंट जो है अलाउ किया गया है कि भाई SC ST और जो सोशली यानी एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास सिटीजन है उनके लिए ही प्रोविजन बन सकते हैं। EWS के लिए उनको क्या नहीं किया गया है, कोई प्रिवेंट किया गया है कि वो क्या नहीं कर सकते, उनको रोका गया है गवर्नमेंट को कि वो EWS के लिए कोई प्रोविजन नहीं बना सकते, कोई स्पेशल प्रोविजन नहीं बना सकते। बट वो स्पेशल प्रोविजन बना सकते हैं किस रिगार्डिंग? एडमिशन कराने के लिए, किसी एडमिशन कराने के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। गवर्नमेंट EWS के लिए स्पेशल प्रोविजन बना सकती है, उनका किस चीज के रिगार्डिंग? भाई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन के रिगार्डिंग। और उन्होंने कहा है कि भाई एजुकेशनल जो ये EWS है इनको रिजर्वेशन दी जाएगी। एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन का मतलब इनको मैक्सिमम 10% तक रिजर्वेशन दी जाएगी टोटल सीट का। अगर किसी कॉलेज के अंदर
100 सीट है तो 10 सीट उसमें से किसके लिए रिजर्व होंगी? ईडब्ल्यूएस के लिए, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए। समझ आ गई? Yes. हाँ, तो ये आपको समझ आ जाएगा यहाँ पे। तो अभी आपको जो भी आपने पढ़ा, पहला आपने पढ़ा स्टेट, स्टेट की डेफिनेशन समझ आ गई? यस सर। म्युनिसिपैलिटी की डेफिनेशन समझ आ गई? Yes, sir. हाँ सर। कोई भी कॉरपोरेशन जो गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल किया गया है वो समझ आ गया? हाँ। Yes, sir. फंडामेंटल राइट्स का समझ आ गया? फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं? यस सर। राइट टू इक्वलिटी समझ आ गया? Yes, sir. राइट टू इक्वलिटी के अंदर कौन कौन से राइट्स दिए गए हैं वो समझ आ गई? यस सर। हाँ, और उसके बाद हमें एक्सेप्शन समझ आ गई राइट टू इक्वलिटी की, क्या क्या एक्सेप्शन है? राइट टू इक्वलिटी की एक्सेप्शन आर्टिकल 15, भाई गवर्नमेंट जो है हाँ वो सर। बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए अलग से क्या बना सकती है? प्रोविजंस बना सकती है, स्पेशल प्रोविजन। SC ST OBC के लिए स्पेशल प्रोविजन बन सकते हैं। समझ आ गई? Yes, sir. हाँ, अब आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 16, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ये हम सारे के सारे राइट, कौन से वाले राइट पढ़ रहे हैं? राइट टू इक्वालिटी, ये हम सारे राइट पढ़ रहे हैं राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी के अंदर टोटल कितने राइट हमने पढ़े अभी तक? मतलब ऊपर जो डायग्राम था उसमें कितने राइट दे रखे थे राइट टू इक्वालिटी में? ये रहा, Just 5 है ना? इसमें हमने 5 राइट टू, इसलिए। हाँ ये रहा, हाँ ये रहा। हमने इक्वालिटी बिफोर लॉ पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया कि भाई हमें किसी भी तरह से डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। अब हम पढ़ रहे हैं ये वाला, इक्वालिटी ऑफ द अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक, इस ये वाला पढ़ रहे हैं आर्टिकल 16। समझ आ रहा है? हाँ, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 16 बात करता है, गारंटी करता है कि सारे सिटीजन, भारत के जितने भी सिटीजन हैं वो, उनको इक्वली क्या है? इक्वलिटी है कि अपॉर्चुनिटी इन द मैटर रिलेटेड टू द एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट इन द ऑफिस अंडर द स्टेट। भाई गवर्नमेंट के अंदर जितनी भी ऑफिस हैं उनके अंदर हर एक सिटीजन के पास इक्वल राइट है। वो अलग बात है कि कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग पे भी उनको इंटरव्यू एग्जाम पास करने पड़ते हैं, वो अलग बात है। लेकिन पूरे जितने भी सिटीजन हैं हमारे भारत के, सबके पास राइट है कि वो गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर क्या कर सकते हैं? काम कर सकते हैं। समझ आ गई? आर्टिकल 16 क्लोज टू प्रोहिबिट करता है, रोकता है डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द सिटीजन ऑन द ग्राउंड ऑफ रीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ और रेजिडेंट। भाई क्या है, मान लो किसी के साथ इस, अब जैसे कई बार देखा गया है जो नॉर्थ ईस्ट साइड से लोग आते हैं। नॉर्थ ईस्ट कौन सा हुआ बताओगे? नॉर्थ ईस्ट कौन सा है? कौन सा एरिया होता है नॉर्थ ईस्ट? नॉर्थ ईस्ट, भारत का नॉर्थ ईस्ट एरिया कौन सा है बताओगे? Sir, पता नहीं। जो ये है असम, मेघालय, नागालैंड। मैं तो इंडिया का बोलने वाली थी सर, भूटान और बांग्लादेश। नहीं, हमारे नॉर्थ ईस्ट एरिया जो है, हमारे नॉर्थ ईस्ट के अंदर 7 सिस्टर स्टेट आते हैं। 7 सिस्टर स्टेट, 7 सिस्टर स्टेट के अंदर असम आ गया, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, ये स्टेट आते हैं। कई बार आपने देखा होगा जो उन साइड से लोग आते हैं वो दिखने में चाइना जैसे लगते हैं ना, चाइनीज लगते हैं ना देखने में वो। हाँ जैसे नागालैंड के लोग हो गए,
नागालैंड। नागालैंड की तरफ लोग ऐसे लगते हैं जैसे वो चाइना से है। अब उनके साथ भेदभाव होता है, उनके साथ भेदभाव इसलिए होता है जस्ट बिकॉज वो नॉर्थ ईस्ट में पैदा हुए हैं, उनका जो फिजिकल अपीयरेंस है वो चाइनीज लोगों की तरह है, वो दिखने में चाइनीज लगते हैं। उनको बेचारों को कोई कुछ कहता है, कोई ये कहता है कि तुम इंडियन है ही नहीं, कोई कहता है उनको कि भाई तुम तो चाइना से हो, कोई कहता है तुम तो किसी दूसरे उससे हो, कोई उनको चिंकी कहता है, कोई उनको पता नहीं क्या क्या कहता है। उनके साथ प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है। हमारे पास अब अगर वो इंडियन है तो उसके पास भी राइट है कि वो कहीं पे भी इंडिया में जाके जॉब कर सकता है। उसको ये नहीं कहेंगे कि भाई तू तो वहां का है, तो दिखने में ही चाइनीज लगता है, हम तेरे को नहीं करेंगे। नहीं, वो इंडियन है, उसके साथ हमारा आर्टिकल 16 है, उसको राइट देता है कि आप कहीं पे भी जाके जॉब कर सकते हो, किसी को भी जाति धर्म प्लेस के आधार पर क्या नहीं होगा, भेदभाव नहीं होगा। क्लियर है, समझ आ गई? यस सर। आगे बढ़ते हैं। यस सर। However, there are certain exception provided in Article 16। इसमें भी कुछ एक्सेप्शन बता रखी हैं कि भाई जो इक्वालिटी है, सब ये लिखा हुआ है ना कि भाई सबको इक्वल है, सारे सिटीजन इक्वल है, सब सिटीजन कहीं पे भी जॉब कर सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफिस में काम कर सकते हैं। बट इसकी भी कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन का मीनिंग क्या होता है, बताओगे एक्सेप्शन क्या होता है? एक्सेप्शन का मीनिंग क्या होता है? एक्सेप्शन किसे कहते हैं, बताऊं? एक्सेप्शन होती है, कई बार देखो क्या होता है कि भाई जो चीज ऊपर लिखी गई है ना वो इन पे एप्लीकेबल नहीं होती, या कुछ मॉडिफिकेशन के साथ एप्लीकेबल होती है। एक्सेप्शन वो चीज होती है जिसपे या तो देखो लॉ के अंदर अगर कोई एक्सेप्शन आ जाए ना, उसका मतलब ये होगा कि भाई जो लॉ में लिखा हुआ है या तो वो उस पे एप्लीकेबल नहीं होता, या उसको कुछ स्पेशल छूट मिली हुई है, या उसके लिए कोई स्पेशल प्रोविजन बना हुआ है। समझ आ गई? क्लियर है? अंशु, यशु, क्लियर है? यस सर, क्लियर है। ओके। हाँ। However, there are certain exception provided in the Article 16 क्लोज 3, आर्टिकल 16 क्लोज 4, आर्टिकल 16 क्लोज 5। अब क्या क्या है वो बात कर लेते हैं। पार्लियामेंट जो है कैन मेक लॉ दैट इन रिगार्ड टू अ क्लास और क्लासेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एन ऑफिस अंडर द गवर्नमेंट of state and union territory under any local authority, other authority within the state union territory, residence within the state union territory prior to such employment, or employment shall be in essential qualification। ये कहना चाह रहा है, ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि भाई पार्लियामेंट क्या कर सकती है, कुछ क्लासेस या क्लासेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट के लिए, कुछ क्लासेस या क्लासेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट के लिए ये कह सकती है कि भाई भाई अगर हरियाणा में है तो हरियाणा के रेजिडेंट ही उस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अगर मध्य प्रदेश में है तो मध्य प्रदेश के रेजिडेंट ही उस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कई बार होता है ना ऐसा, भैया अगर आपको इस जॉब के लिए अप्लाई करना है, मध्य प्रदेश में अगर कोई जॉब निकली हुई है, आपके इंदौर में कोई जॉब निकली हुई है, तो आपसे ये कह सकते हैं कि भाई आपके पास मध्य प्रदेश का डोमिसाइल होना चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए मध्य प्रदेश का, या आपके पास कुछ क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हो, इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। होता है ना ऐसी कंडीशन कि भाई जहां पर कुछ पार्लियामेंट जॉब में क्या लगाते हैं, कंडीशंस लगाते हैं। मानो कि भाई अगर आपको मान लो हरियाणा के अंदर कोई जॉब निकली हुई है और हरियाणा में अप्लाई करना है, तो आपके पास हरियाणा का डोमिसाइल होना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है कि जो सिर्फ हरियाणा के रेजिडेंट होते हैं वही उसी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, सारे नहीं कर सकते। क्लियर है? पॉइंट नंबर 2, provision a provision can be made for the reservation of appointment or post in favor of any backward class of citizen which in opinion of the state is not adequately represented in the service under state।
भाई ये कहना चाह रहा है कि गवर्नमेंट क्या कर सकती है, कोई स्पेशल प्रोविजन बना सकती है, रिजर्वेशन दे सकती है। कई बार देखो जॉब में रिजर्वेशन भी आती है, बैकवर्ड क्लास में या SC ST के लिए रिजर्वेशन आ सकती है। तो वो सिर्फ उसमें जो बैकवर्ड क्लास के होते हैं या SC ST के होते हैं, सिर्फ वही लोग क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। समझ आ गई? क्लियर है? हाँ, तो ये उन्हीं बारे में बात करता है। तो ये क्या है, उनकी Yes, sir. एक्सेप्शन है। क्लियर है यहाँ तक? हाँ हाँ, तो यहाँ तक आप पढ़ लो, ये आपका क्लियर है यहाँ तक। अब आगे बात करते हैं अबॉइलेशन ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत Yes, को sir. खत्म करना, छुआछूत को खत्म करना। सर बहुत सारे टॉपिक्स हो जाएंगे आज। हाँ बस ये खत्म कर दूं ना मैं, ये 2 रह गए हमारे, फिर हमारा राइट टू इक्वालिटी खत्म हो जाएगा, हमारा राइट टू इक्वालिटी खत्म हो जाएगा सारा। ठीक है ना? अब क्या है अबॉइलेशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी का मतलब होता है आर्टिकल क्या कहता है 17, अनटचेबिलिटी इज अबॉइलिश्ड एंड इट इज प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म इज फॉरबिडन। भाई ये कहता है आर्टिकल 17 कहता है कि जो छुआछूत है उसको खत्म किया जाए। अब हाँ आगे ठीक बात है। करते हैं अबॉइलेशन ऑफ टाइटल। टाइटल का मीनिंग यहाँ पे क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। अबॉइलेशन ऑफ टाइटल, टाइटल आर्टिकल 18 is more a prohibition rather than fundamental right. British government used to confer title upon person who showed special allegiance to them. Many persons were made Sir, Raj, Bahadur, Raj Sahib, नाइट एक्सेट्रा। मतलब ब्रिटिश राज के दौरान लोगों को क्या दिया जाता था, उपाधि दी जाती थी, एक उपाधि। इन टाइटल्स को क्या करना, फंडामेंटल जब हमारे पास क्या आया, कॉन्स्टिट्यूशन आया, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इन टाइटल्स को क्या कर दिया, खत्म कर दिया आर्टिकल 18 में। और आर्टिकल 18 में क्या लिखा गया, आर्टिकल 18 प्रोवाइड एज अंडर नो टाइटल नॉट बीइंग अ मिलिट्री और अकेडमिक डिस्टिंक्टिंग शैल बी कंफर्ड बाय द स्टेट। कोई भी आर्टिकल सिर्फ मिलिट्री को छोड़ के या एकेडमिक को छोड़ के, जैसे मिलिट्री में उपाधियां मिलती हैं, जैसे मेजर हो गया, कर्नल हो गया, लेफ्टिनेंट हो गया, इनको छोड़ दो, या फिर एकेडमिक में चला है, प्रोफेसर हो गया, डॉक्टर हो गया, इनकी उपाधियों को छोड़ दो, बाकी कोई भी टाइटल गवर्नमेंट के द्वारा नहीं दिया जाएगा किसी पर्सन को। क्लियर है? कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया एक्सेप्ट नहीं करेगा कोई भी टाइटल किसी फॉरेन गवर्नमेंट से, किसी फॉरेन की गवर्नमेंट से कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया कोई भी सर टाइटल। आपकी वॉइस ही बहुत स्पीड में आ रही है। हाँ भाई, कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया क्या नहीं करेगा, कोई भी टाइटल जो है एक्सेप्ट नहीं करेगा किसी भी फॉरेन स्टेट से, फॉरेन गवर्नमेंट से, फॉरेन गवर्नमेंट से कोई उपाधि नहीं लेगा। नो पर्सन हु इज नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया while he hold any office or trust under the state accept without the consent of president any title from any foreign state। भाई कोई भी ऐसा पर्सन है, मतलब मान लो फॉरेन का कोई बंदा है और इंडिया के अंदर, इंडियन गवर्नमेंट के अंदर वो क्या कर रहा है, काम कर रहा है, वो जब तक प्रेसिडेंट की कंसेंट ना ले ले, हमारे राष्ट्रपति जी की कंसेंट ना ले ले, उनसे उनसे वो ना ले ले, परमिशन ना ले ले, तब तक क्या होगा, तब तक वो क्या नहीं कर सकता, वो किसी फॉरेन, किसी बाहर की किसी गवर्नमेंट से, विदेशी गवर्नमेंट से कोई टाइटल नहीं ले सकता, कोई उपाधि नहीं ले सकता। क्लियर है? और लास्ट पॉइंट क्या है, नो पर्सन होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट अंडर स्टेट शैल विदाउट द कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट accept any present employment or office or any kind from under a foreign state। भाई कोई भी ऐसा पर्सन है जो होल्ड कर रहा है कोई, यस सर। हाँ कोई भी ऐसा गवर्नमेंट है जो कोई ट्रस्ट या कोई पोजीशन गवर्नमेंट के अंदर होल्ड कर रहा है, तो वो प्रेसिडेंट की कंसेंट के बिना किसी दूसरी विदेशी गवर्नमेंट में, फॉरेन गवर्नमेंट में कोई पोस्ट, कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं ले सकता, कोई ऑफिस के अंदर अपॉइंट नहीं हो सकता। तो ये आपको अबॉइलेशन ऑफ टाइटल, ये जो टाइटल वाली, जो उपाधियां वाली ये थी
पहले उपाधि वाली जो ये चलती थी, एक ट्रेडिशन चलता था, उसको भी खत्म किया है हमारे राइट टू इक्वालिटी ने। हमारा जो आर्टिकल 13 से लेके 18 तक जो बात हुई है वो राइट ऑफ इक्वालिटी की बात करता है। समझ आ गई? क्लियर है? तो हम आज हमारा राइट ऑफ इक्वालिटी यहाँ पे खत्म होता है। कल हम दूसरे राइट्स की बात करेंगे और जितना जल्दी हो सके हम अपने इस लीगल एप्टीट्यूड को खत्म कर देंगे। मेरा टारगेट है कि मैं इसको 15 जून तक लीगल एप्टीट्यूड को खत्म कर दूं। हाँ सर। है ना? तो 15 जून तक मैं टारगेट रखता हूँ कि इसको खत्म करने का। क्लियर है?